वेलकम ऑल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। अगेन वेलकम टू ऑल एंड आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। और एवरीडे इवनिंग में मैं आपके सामने हाजिर हो जाती हूँ ईवीएस की क्लासेस लेकर। तो आप सब कैसे हैं बताइए और अपना थम्स अप शो करते जाइए। मोस्ट वेलकम है आप सबका। खुद भी ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराइए, आपके कोई रिलेटिव्स हैं उनको भी ज्वाइन कराइए, ताकि सभी क्लास का जो बेनिफिट है वो ले सकें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करिए। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। जो जो ज्वाइन करते जाएंगे वो अपना थम्स अप गुड इवनिंग शो करते जाएंगे। सबको गुड इवनिंग है, आप आते जाइए। और एवरीडे की तरह आप लोगों को अपने अपने कॉपी पेन सब रखने हैं साथ में, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन आप करते जाएं। और ये नोट डाउन देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ अगर नोट करते जाते हैं तो ये आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट आपके ऐसे ही रेडी हो जाएंगे। 2 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी जो भी जुड़ते जाएंगे वो थम्स अप शो करते जाएंगे। सो एवरीवन, फिलर फॉर्म की जो एजुकेशनल वेबसाइट है हमारी, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए, ताकि एक अच्छी मेंबरशिप हम दिखा सकें कि हाँ हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको फ़ायदा भी मिलेगा। मैं आपको एवरीडे बताती हूँ कि कंप्यूटर इज़ मस्ट। कहीं भी आप जाइए, कंप्यूटर इज़ मतलब कंप्यूटर के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ऐसा है। तो कंप्यूटर की बेसिक जो कोर्सेज़ हैं वो आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप कर सकते हैं। कब कौन सी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है अगर आप जुड़ते हैं फिलअप फॉर्म के साथ, तो ये आपको टाइम टाइम पे इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। जो भी आपको इंक्वायरी करनी है, आप अगर फिलअप फॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपको आराम से बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से फिर क्या होगा कि अगर आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है, कोर्सेज आप प्रॉपरली कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे जहां आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन के जीवन भर एक अपना अच्छा करियर, अपना एक अच्छा फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में इतना कंपटीशन हाई है कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा होता है जहाँ पे आपको स्ट्रगल तो करना है, बट एक फ्यूचर सिक्योर आपका होता है। तो ये आपको बहुत अच्छा यहाँ मौका मिलता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी यहाँ पोस्ट्स निकलते हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगे, पता चल जाएगा आपको कौन कौन से पोस्ट हैं अभी। और कंप्यूटर की बेसिक कोर्सेज जो हैं वो वेब डेवलपमेंट, हैकिंग, ये सारी कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं फिलअप फॉर्म पर। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं कि हमारे कुछ और मेंबर्स हमारे साथ जुड़ जाएं, और तब तक हम देख लेते हैं कि हमारे पीजीटी टीजीटी के क्या क्या कोर्सेज़ हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पीजीटी जो है उसके जो कोर्सेज़ हैं, फुल कोर्स है ये, और ये स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से। तो इसमें करंट जीके की जो क्लासेस रहती हैं वो मॉर्निंग 8 o'clock से रहती हैं आपकी, और 9 AM एसएसटी, 10 AM मैथ्स की क्लास रहती है, 12 PM आपकी जीके की क्लास रहती है, और 1 PM पे आपकी जनरल इंग्लिश एंड संस्कृत बोथ, ये आपकी अलग अलग क्लासेस चलती हैं, बट टाइमिंग इनका सेम है। ठीक है, 2 अलग अलग क्लासेस हैं बट टाइमिंग इज़ डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइम पे टाइमिंग सेम है और आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक अगर आप लाइव देखना चाहें तो एक लाइव, अगर आपको दोनों सब्जेक्ट ही इंटरेस्ट है करना है आपको, चलिए कि हम दोनों सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप एक लाइव और एक वीडियो देख सकते हैं।
और 3 o'clock आपकी CTP की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये सब इंपॉर्टेंट क्लास ही हैं। ये देखिए CTP, और आप देखेंगे कि जो है ये सारे किसी भी एग्ज़ाम में आप दीजिए तो ये सारे सब्जेक्ट GK ये सब आते ही हैं। तो इतना आपको इसमें ज्वाइन करना ज़रूरी इसीलिए है जिससे आप 2-3 एग्ज़ाम्स फाइट कर सकते हैं आराम से। और रीजनिंग की आपके देखिए 4 o'clock पे है PM पे, 5 PM पे होम साइंस की है, 6 PM एनवायरमेंटल है, 7 PM आपकी कंप्यूटर की क्लासेस हैं और 10 PM आपकी जनरल हिंदी की क्लास है। और इन क्लासेस को इस तरह से स्केड्यूल किया गया है कि आपको बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी मिलते हैं जिसमें आप अपना लंच, डिनर और थोड़ा स्नैक्स टाइम जो होता है वो आप स्पेंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये अच्छा हो जाता है कि कोई बाइंडिंग नहीं है कि भाई हमको ये टाइम है बिल्कुल हम प्रॉपर कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और हमको एक ब्रेक भी नहीं मिल रहा। तो बहुत अच्छा स्केड्यूल अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इतना इजी आपके लिए हो जाता है कि आप सारे काम भी घर के कर सकते हैं। अपना डिनर करने का टाइम भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, लंच का टाइमिंग भी आपको मिल जाता है। और मॉर्निंग में भी देखिए आपका 8 o'clock से स्टार्ट होता है, तो 8 o'clock इज़ ईजी फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि तब तक हमारे ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं, हम आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके और बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक आपका प्लानिंग से आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, तो ये बहुत अच्छा टाइम टेबल आपको मिल जाता है। देन नेक्स्ट है न्यू सीटेड बैच। इसकी भी जो सारे कोर्सेज हैं ये शुरू हो चुके हैं 15 अगस्त से। तो इसकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में है 9 AM SST, 10 AM मैथ्स की क्लास है और 1 PM आपकी जनरल इंग्लिश एंड संस्कृत बोथ है, वो आपको पता ही है। 3 PM CDP की क्लास है, 4 रीजनिंग की क्लास है और 6 PM एनवायरमेंटल, 7 PM आपकी कंप्यूटर की और 10 PM आपकी हिंदी की क्लासेस हैं। अगर आपको इन जानकारियों के अलावा आपको लग रहा है कि कोई और आपकी क्वेरीज़ हैं, कोई भी आपको डिटेल्स पता करनी है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8209837844। ठीक है, तो ये आपका कांटेक्ट नंबर भी है इसमें। और ये फुल कोर्स आपका सीटेट का यहाँ पे हो जाएगा जिसमें आप ज्वाइन करें और शुरू से ज्वाइन करें ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो और आपको लास्ट एंड मोमेंट पे एग्ज़ाम टाइम में कोई हड़बड़ी ना हो, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा से आपको कह रही हूँ कि आप शुरू से ही ज्वाइन करिए। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू अगेन। जो और जुड़ चुके हैं मुझे थम्स अप शो करते जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यस आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो देखिए अभी तक हमने एनिमल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, उनके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा कि कुछ उनके ख़ास फीचर्स होते हैं एनिमल्स के जो दूसरे एनिमल से कुछ अलग कैसे होते हैं, किसी के पास कोई खासियत होती, किसी दूसरे के पास कोई खासियत होती। तो इस तरह से इनके मतलब इनके बारे में हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में, है ना, कि एनिमल्स किस किस तरह के होते हैं। अब देखिए एनिमल जो हैं, अगर हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कुछ नेचुरल उनके जो होम्स होते हैं या शेल्टर होते हैं या हैबिटेट होते हैं, नेचुरली उनको जो प्रोवाइडेड होते हैं वो तो हमें पता है कि जो लायन है वो डेन में रहता है, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। और जो बाकी वाइल्ड एनिमल्स और हैं वो सब कहाँ रहते हैं, वो सब डेन में रहते हैं, मतलब कोई डेन में रहता है, कोई पेड़ की झाड़ियों में रहता है, कोई पेड़ों पे ही रात गुजारता है। तो इस तरह से हमने एनिमल्स के शेल्टर के बारे में तो पढ़ा है, ठीक है। कुछ शेल्टर्स जो हैं हम भी बनाते हैं, जैसे कि हम खुद अपने लिए अपने घर बनाते हैं, उसी तरह से हम कुछ उनके लिए भी बनाते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे पिक्चर्स भी आपको शो होंगे जो कि हम एनिमल्स के लिए बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। कुछ नेचुरल भी हैं और कुछ हमारे मैन मेड भी हैं। तो ये पिक्चर से आपको शो हो रहा होगा, एंट है, डक है, काऊ, रैट, हनीबी, स्पाइडर, बर्ड, डॉग, हॉर्स, हेन, मंकी एंड टाइगर, ये आपको शो हो रहे होंगे। तो देखिए कुछ इसमें नेचुरल हैं जो हम नहीं बनाते हैं, ये नेचुरली उनको प्रोवाइडेड होते हैं जंगलों में। और कुछ जो हैं अगर हम उनको पालते हैं तो उनके शेल्टर्स बनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स के शेल्टर भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे जो स्पाइडर होता है वो आपके घरों में आप देखते ही हैं, तो आपको पता है कि स्पाइडर्स जो हैं अपने लिए वेब बनाते हैं। अब मैं अगर उनको चाहूँगी कि सोच रही हूँ कि चलो मैं उनको एक्वेरियम में रख दूँ, तो क्या वो पानी में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, वो पानी के तो है नहीं, एक्वेटिक तो है नहीं। तो उनका एक प्रॉपर प्लेस है और वो वेब अपना खुद बनाते हैं और फिर उसमें रहते हैं। तो उनका वो होम भी होता है। और उन वेब्स में क्या होता है कि जो दूसरे अदर इंसेक्ट्स आते हैं वो उसमें फंस जाते हैं और वो फंसे हुए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तो इस एक तरह से देखा जाए तो ये डबल काम उनका हो जाता है। तो उसमें वो रह भी लेते हैं और अपने जो इंसेक्ट है उनमें
फंसा करके या उसमें फंस जाते हैं तो उनको खा भी लेते हैं, तो उनका खाना भी हो जाता है, रहना भी हो जाता है। तो ये उनका अपना बनाया हुआ होता है। तो कुछ हम बना के देते हैं, कुछ नेचुरली बने होते हैं, और कुछ जो है वो खुद बनाते हैं। तो जैसे कि सबसे स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि एंट का मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि वो एंट अपना कॉलोनी बनाते हैं, एंट हिल बनाते हैं, अपने पहाड़ियाँ छोटी छोटी सी कॉलोनीज़ तैयार करते हैं, जिनको बाम्बियाँ भी कहते हैं, चींटियों की बाम्बियाँ, दीमक की बाम्बियाँ ये कहते हैं उनको। वो एंट हिल होती है, टर्माइट हिल होते हैं। एक्चुअल में हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं आपको बताती जा रही हूँ कि किसको क्या कहते हैं। तो गुड इवनिंग अवनी जी। इस तरह से सब ज्वाइन करते जाएंगे, एक थम्स अप शो करते जाएंगे, और अटेंडेंस आप लगाते जाइए, कॉपी पेन अपना रेडी रखिए, नोट्स साथ साथ थोड़े थोड़े बनाते जाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए एंट जो है वो एंट हिल में रहती है, ये खुद बनाती है, ठीक है। ये एंट अपना खुद तैयार करती है, ये कोई इसको बना के नहीं देता है, ये नेचुरली इसको प्रोवाइडेड नहीं होता है। सिर्फ उसको ज़मीन ऐसी खोजनी होती है जहाँ की मिट्टी भुरभुरी सी हो, जिसको वो ईजीली अपने हिल बना सके, खोद सके। बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत सूखी मिट्टी या बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में लोग नहीं रहते हैं, उनको एक नॉर्मल मॉइस्चर वाली ही मिट्टी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा गीली में भी वो लोग अपने नहीं बना पाएंगे हिल, और बहुत ज़्यादा सूखी होगी तो भी नहीं बनाते हैं। तो इस तरह के उन लोग अपने एंट हिल्स बनाते हैं। डक जो है इनको देखिए नेचुरली प्रोवाइडेड होता है पॉन्ड, जहाँ पे भी ये रहते हैं। कई जगह नदियों में भी पाए जाते हैं और पॉन्ड्स में भी पाए जाते हैं। लोग अगर पालते भी हैं तो वैसे लोग ही डक ज़्यादातर पालते हैं जिनका अपना खुद का पॉन्ड होता है, तो वो उसको ईजीली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम काऊ। तो काऊ जो है उसके लिए आपको सभी को पता है कि शेड बनाया जाता है, जिसको कि काऊ शेड कहा जाता है। जो हम देखते हैं, जो ग्वाले होते हैं हमारे दूध वाले जो होते हैं, वो लोग देखिएगा कि टीन की एक शेड सी बना के रखते हैं और बहुत सारे पिलर्स गाड़ के उन शेड्स को जोड़ के उसके नीचे गाय को रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो तेज़ धूप से बचती हैं, बारिश से बचती हैं। तो इस तरह से उनको एक शेड चाहिए। तो एनिमल जो हैं उनको भी चाहिए रहने की जगह, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं चाहिए। वो एनिमल है तो क्या कहीं भी भटकेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर रैट्स जो होते हैं वो मिट्टियों में होल्स बनाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। कई लोग बहुत परेशान भी होंगे रैट से, क्योंकि वो बहुत नुकसान भी करते हैं लोगों का, चीज़ों की बहुत बर्बादी करते हैं, फसलों की बर्बादी करते हैं, घर में घुस जाए तो घर के सामान काट लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर होल्स बनाते हैं और लंबी लंबी सुरंगें बनाते हैं, काफ़ी लंबी लंबी। फिर हनी बीज के बारे में मैं आप लोगों को कल बता ही चुकी हूँ कि वो अपने जो मधुमक्खी के छाते होते हैं, बी हाइव्स तैयार करते हैं, उनमें चेम्बर्स होते हैं। देखिए आपको पिक्चर में शो भी हो रहा होगा। स्पाइडर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि स्पाइडर जो है वो वेब बनाते हैं, अपना जाला बनाते हैं, जिसमें कि वो रहते भी हैं और अपना शिकार भी कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है कि बर्ड अपना घोंसला खुद बनाती है ना। तो ये आप सभी जानते हैं, मैंने कल बर्ड के घोंसले के बारे में भी आपको बताया था। तो ये उसको नेचुरली नहीं मिलता है, बल्कि ये क्या करती है, उसको खुद बनाती है। फिर आप देखेंगे कि डॉग जो है अगर जंगली है, वाइल्ड अगर है डॉग, है ना, वाइल्ड एनिमल की अगर उसमें है कैटेगरी में अगर है कि वो जंगली डॉग है, तो आप एक तो जैसे रोड साइड आप देखते हैं तो वो कहीं पे भी लेट जाते हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं रात में, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। जंगलों में क्या होता है, झाड़ियों वाड़ियों में वो रह जाते हैं। जो जंगली डॉग्स होते हैं, वाइल्ड जो डॉग्स होते हैं, वो कहीं पे भी जंगलों में रह जाते हैं। और अगर हम उनको घर पे पालते हैं तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा इस तरह से उनके लिए हर्ट जैसा बनाया जाता है, जिसको कि कैनल बोलते हैं। डॉग के रहने की जगह को हम कैनल बोलते हैं, उस पर उसको रखा जाता है, ताकि वही रीज़न वही है कि वो बहुत ज़्यादा अगर धूप होती है तो धूप में उसको नहीं रहना पड़े, और बहुत ज़्यादा बारिश हो तो भी वो बचा रहे। और फिर क्या होता है, कई लोग घर के बाहर रखते हैं, कई लोग घर के अंदर भी रखते हैं, अपने उनका रूम एक अलग बना देते हैं, कई लोग इस तरह से भी रखते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एसी में रखते हैं डॉग्स को। तो वो कुछ डॉग्स की ब्रीड भी इस तरह की होती है कि उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो वो लोग उनको एसी वगैरह में भी रखते हैं। तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से डॉग को पाल रहा है। अगर हम पाल रहे हैं तो, और डॉग को कोई अलग अलग रीज़न से भी पालते हैं, कुछ लोगों को पसंद होता है इसलिए पालते हैं, कुछ लोग उसको रखते हैं कि एज अ गार्ड उसको रखते हैं कि भाई हमारे घर की रखवाली करेगा, अगर कोई भी तरह के चोर वगैरह घुसते हैं तो वो भौंकता है, बार्क करता है, जिससे कि पता चल जाता है। तो इस तरह से लोग मतलब डिपेंड करता है पीपल्स पे कि वो किस तरह से उसको रखना चाहते हैं। तो अगर वो पालते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा अगर घर नुमा बनाते हैं, झोपड़ी नुमा बनाते हैं, उसको कैनल कहा जाता है। देन हॉर्स है, वो स्टेबल में रहता है, उसके लिए भी देख सकते हैं आप पिक्चर में शो हो रहा है, इस तरह से पिलर्स गाड़ के और शेड लगा दिया जाता है, उसको स्टेबल कहते हैं।
देन hen जो होती है वो कूप्स में रहती है, छोटे छोटे उनके कूप्स को कहा जाता है दड़बे कहा जाता है, दड़बे में रहती है, ऐसा कहा जाता है hen के लिए। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही ट्रांसलेट करके बताती जा रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे। तो जो हेंस होती हैं वो कूप्स में रहती हैं, जाली लगी हुई रहती है, एक छोटा सा हर्ट जैसा ही रहता है और उसमें पूरी तरफ जाली लगी रहती है और नीचे बिल्कुल प्लेन रहता है जहाँ पे उसको दाने वगैरह दिए जाते हैं। और अगर पोल्ट्री फार्म वगैरह टाइप से अगर पाल रहे हैं वो लोग, कई लोग अगर घर में पाल रहे हैं तो वो कुछ स्पेशल लाइट्स वगैरह भी उनके लिए लगा के रखते हैं, उनके पानी की व्यवस्था अलग होती है, उनके दाने अलग से मिलते हैं, वो उनको दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मंकी। तो मंकी को तो आपने देखा होगा ट्रीज़ पे ही रहते हैं, रात भी वहीं बिताते हैं, वो उसमें लटक के ही वो सो जाते हैं और उनकी रात भी कट जाती है, दिन में भी अगर सोते हैं तो पेड़ों में लटके लटके ही वो सोते हैं। तो इस तरह से मंकीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पेड़ पे ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो अपना कोई नेस्ट बना रहे हैं या कुछ स्पेशल जोड़ जाड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो बस डालियों पे वैसे ही लटक के ही सोते हैं, उनको उसी तरह से ईश्वर ने बनाया है। और लास्ट आपका है टाइगर, लायन, ये सब क्या है, डेन में रहते हैं। तो ये मैंने आपको पिक्चर के थ्रू पूरा शो कर दिया है। तो वाई डू एनिमल शेल्टर, अब बात आती है कि जानवरों को आश्रय की ज़रूरत ही क्या है, क्या ज़रूरत है उनको। तो लाइक ह्यूमन ऑल द एनिमल्स नीड शेल्टर, जैसे हम ह्यूमन से, हम इंसान हैं, हमको शेल्टर की ज़रूरत होती है, हमको कहीं रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो एनिमल होते हैं उनको भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। शेल्टर उनको इसलिए ज़रूरत होती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंटेंस नेचर एंड ऑल्सो टू सेव देम फ्रॉम प्रेडिटेटर। ठीक है, प्रेडेटर जो उनके होते हैं मतलब उनके एनिमीज़ जो होते हैं उन पे अटैक ना कर दें, और मौसम जो है इंटेंस नेचर, कभी कभी नेचर मतलब मौसम की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत हैवी रेन हो रहा है, या कभी लैंडस्लाइड हो गई, कभी जंगल में क्या होती है फॉरेस्ट फायर जो हो जाता है, जंगल में आग लग जाती है। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उनको अगर अपना घर है, अगर हम पाल रहे हैं तो मोस्टली हम उनको घर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जो डेन में है तो वो इजीली डेन के अंदर रह सकते हैं, तो उनको अगर खूब बारिश भी हो रही है तो वो डेन के अंदर तब भी सुरक्षित रहते हैं, मतलब डेन मतलब गुफा के अंदर वो सुरक्षित रहते हैं, आराम से रह सकते हैं। और अपने बहुत सारे जो एनिमीज़ होते हैं उनसे भी वो क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, कोई भी एनिमी उन पे अटैक नहीं कर पाते हैं। अब देखेंगे कि जैसे डेन है तो डेन में आप जानते ही हैं कि जो लायन है, टाइगर है, ये सब डेन के अंदर रहते हैं, गुफाओं के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले वही रहते हैं, कई सारी आप देखेंगे कि उसमें जो बैट्स होते हैं, रात में उड़ने वाले जो कई सारी बर्ड्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अंदर रहती हैं, क्योंकि डेन में वो अगर लायन या टाइगर कोई भी बैठा है तो वो उड़ तो सकता नहीं कि उनको खा लेगा, तो वो लोग भी वहीं पे डेन में रह जाते हैं। तो वो भी अपना इस तरह से शेल्टर बना के रखते हैं। खासकर आपने बैट्स वगैरह देखा होगा, फिल्मों में अक्सर दिखाता है कि डरावनी गुफा है, वहाँ पे चमगादड़ निकल के आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको मालूम ही है। तो ये इसलिए होता है कि उनके लिए वो सूटेबल होता है, जिस तरह के वो एटमॉस्फेयर चाहते हैं उस हिसाब से उनके लिए वो क्या है, सूटेबल एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे वो सेफ़ रहते हैं एनिमीज़ से भी। और कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर होती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो उससे भी वो बच के रहते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूस्खलन हो गया, जंगल की आग, या किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर रेनी सीज़न है या बहुत तेज़ धूप है, तो ऐसे हर कंडीशन में, बहुत गर्मी का वक्त है, मई का महीना है, जून का महीना है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो ऐसे में क्या होता है, उनके लिए आसान हो जाता है कि वो वहाँ पे छुप के रह सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। थम्स अप भी शो करते जाइए, और बहुत लोग अगर आ रहे हैं तो वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ये बताइए कि आपने ज्वाइन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, जो मैंने आप लोग को बताया कि इनको एनिमल्स को रखा जाता है। रखने की बात तो हो गई, वो रह लिए, क्यों उनको रखा जा रहा है, उनको क्यों ज़रूरत है। अब आगे हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं इनको फूड, एनिमल को फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो किस किस टाइप के ये फूड्स लेते हैं, क्या खाते हैं, फूड में इनको क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको काऊ दिख रहा है, बहुत सारे काऊ हैं जो कि ग्रीन कलर का कुछ खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, आपको मालूम ही है कि ग्रीन ग्रास ही होगी, या जैसे हरे साग सब्जी पत्ते ये सब भी खाती हैं गाय। तो इनको फ्रेश लीव्स भी दिया जाता है, फ्रेश जो ग्रास होती है वो भी वो खाते हैं। और सूखे जो पैरे होते हैं, स्ट्रॉ जिनको कहा जाता है, जब फसल की कटाई हो जाती है ना, तो जैसे गेहूं वगैरह है उनकी बालियों को झाड़ लिया जाता है, जो फसल की कटाई के बाद जो बच जाता है, नीचे का जो सूखा पोर्शन बच जाता है, उसको भी क्या करते हैं, बारीक बारीक काट लिया जाता है, मशीन आती है उसकी, उससे उसको काट करके
और फिर उनको खाने के लिए दिया जाता है। तो जो गाय हो गई या बैल जो हो गए उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि देखिए गाय जो है उसको और भी कुछ एक्स्ट्रा फूड भी दिया जाता है, क्योंकि हम उससे क्या ले रहे हैं, दूध। उनको पालने का हमारा रीज़न ही यही होता है कि गाय है तो हमको दूध मिलेगा। तो उनको कई बार उनके लिए अलग से और फूड्स भी आते हैं, एनिमल फूड्स, जो स्पेशली ऐसे गायों को दिए जाते हैं जो मतलब जो दूध देने वाली गायें हैं, ठीक है। तो जैसे कि दलिया, उनका अलग से दलिया आता है जिसको पानी में क्या करते हैं, उसको बॉईल किया जाता है अच्छे से, जैसे खिचड़ी बनती है ना उस तरह से उसको काफ़ी देर तक खिचड़ी की तरह पकाया जाता है पानी डाल के। और दलिया का कुछ मतलब अमाउंट रहता है, उस प्रॉपर अमाउंट में उसको मिक्स किया जाता है पानी के साथ, और उसको अच्छे से पकाया जाता है काफ़ी देर तक। और फिर एक टाइम के बाद जब वो पक जाता है तो उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद उनको वो मतलब जो उनके भूसे वगैरह होते हैं ना उसमें उसको मिक्स करके उनको दिया जाता है। दलिया खाने से ये होता है कि वो उनका जो दूध होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ज़्यादा निकलता है, और अच्छा मतलब हेल्दी दूध रहता है उनका, काफ़ी अच्छा दूध होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए मतलब क्वालिटी भी मेंटेन होती है दूध की, और जो काऊ है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि वो दूध दे रही है तो काफ़ी कमज़ोर महसूस करेगी, क्योंकि उसके छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको भी फीडिंग कराती है। तो जैसे एक माँ का ध्यान रखा जाता है उस तरह से गाय का भी, एक गाय हम माता हम कहते ही हैं, तो उस तरह से उनको भी एक्स्ट्रा कुछ केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि वो दूध दे रही हैं। तो इसलिए जो दूध देने वाली गाय है ना उनको ये दिया जाता है। लेकिन जो बैल वगैरह होते हैं उनको ये नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनसे ज़्यादातर खेत में काम करवाया जाता है, जो हल जोतना ये सब काम उनसे करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद भैंस भी इसी तरह से हैं, भैंस को भी बहुत केयर से रखा जाता है। आप देख ही रहे हैं कि सूखे जो भूसे हैं उनको ये खा रहे हैं। तो ये गाय और भैंस का ऑलमोस्ट खाना जो है सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत जो है इनके लिए अलग आता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस रीज़न से उनको पाल रहे हैं, ठीक है। और फिर वो मेल फीमेल वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर गाय है तो दूध देने के लिए उसको पाला जा रहा है तो उसको कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है। और अगर वो बैल वगैरह हैं तो उनको क्योंकि खेत के काम में लिया जाता है तो उनका थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होता है। उसके बाद आप देखिए कि आपको कुछ दाने दाने से दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, ऐसा लग रहा है हाजमोला की कैंडी है, बट दिस इज़ नॉट हाजमोला कैंडी। और कई लोगों के हो सकता है मुंह में पानी आ रहा होगा, तो ये पानी लाने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ये फ़िश फूड है। तो देखिए फ़िश फूड का साइज़ डिफरेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक थोड़ा बड़े साइज़ में एक लेयर दिखाई दे रहा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, इस तरह से 4 ऐसे और भी कैटेगरीज आती हैं इनकी, कुछ सर्कल्स में भी आती हैं, कुछ लंबे लंबे भी रहते हैं। तो अलग अलग तरह के फूड आते हैं फ़िश के लिए भी। तो ये जो मत्स्य पालन करते हैं, जो फिशिंग का जो बिज़नेस करते हैं, मोस्टली जिनके पास खुद के तालाब होते हैं या कभी वो लीज़ पे लेते हैं पॉन्ड्स को, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं। तो फिशरी का वहाँ जो फार्म है, फ़िश फार्म, वो ओपन कर लेते हैं। और कभी कभी आजकल तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, तो हर किसी के पास तो तालाब उतना एरिया तो है नहीं। पहले पहले तो गांव में लोगों के पास तालाब हुआ करते थे, अब तो इतना प्रोविज़न नहीं है सबके पास। तो लोग क्या करते हैं, टैंक्स बना लेते हैं, और उसमें जैसे सीमेंटेड टैंक्स बड़े बड़े बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि जो फ़िश के लिए मतलब एक प्रॉपर उनका जो एनवायरनमेंट है वो बना सके। तो वो बना करके वहाँ पे उनको खाना देते हैं, तो उनको 2 टाइम खाना दिया जाता है फ़िश को, फिर उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी दी जाती है। इस तरह से वहाँ पे क्या होता है, फार्म बना लिया जाता है। तो मैंने देखा भी है, एक फार्म में गई थी एक बार, तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा फार्म है उन्होंने बना के रखा है। उसमें उन्होंने फ़िश को भी मतलब अलग अलग कैटेगराइज करके रखा है। जो छोटी छोटी फ़िश हैं जो अभी मतलब बिल्कुल अभी अंडे से बाहर निकली हैं, उनको एक अलग टैंक में उन्होंने रखा था। देन उससे जो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं उनको एक अलग टैंक में रखा था। और जो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, मतलब मैच्योर हैं बिल्कुल, अब मतलब वो बेच सकते हैं उनको, इस तरह की जो फ़िश है उनको अलग रखा था। क्योंकि क्या होता है, जब हम बड़ी मछलियों को छोटी फ़िशेस के साथ रख देते हैं ना, तो वो बड़ी वाली जो है छोटी को खा जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका फिर लॉस है, तो उन लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके रखते हैं। तो ये जो है फ़िश फूड है, और साइज़ भी इसलिए आपको अलग अलग दिख रहा है। जो बड़ी बड़ी फ़िश होती हैं उनको बड़े दाने वाला दिया जाता है, और जो छोटी फ़िश होती हैं उनको छोटे दाने वाला दिया जाता है। तो ये फ़िश फूड जो होता है, ये भी कई तरह की चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जो नदियों तालाबों में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो, और कई सारी सूखी मछलियाँ जो मर जाती हैं, या और भी सूखे जो पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट्स वगैरह जो मिलते हैं, केकड़े हैं, इनको क्या करते हैं, मिक्सचर एक पेस्ट जैसा बना के या सुखा करके इनके पाउडर्स बना करके, और फिर इन
जो खाने की जो चीज़ें हैं इनको बनाया जाता है। जो वेस्ट बच जाता है, कई लोग जैसे फ़िश जो बेचते हैं ना, तो उनके पास फ़िश का वेस्ट भी बच जाता है, तो वो वेस्ट को वो फेंक नहीं देते हैं कहीं, ये सारा प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है और इससे फ़िश फूड बनाया जाता है। तो ये चीज़ें जो है फ़िश फूड में आप देख सकते हैं कि 4 तरह की कैटेगरीज़ हैं, जिनको छोटी फ़िश को छोटे दाने और बड़े को बड़ा दाना दिया जाता है। जस्ट आप नीचे देखेंगे कि बहुत सारी गोट्स हैं, इनको भी सूखा चारा ऑलमोस्ट जो गाय भैंस खाती हैं उस तरह का ही चारा इनको भी दिया जाता है। और सबसे नीचे आप देखेंगे कि हॉर्स हैं, तो हॉर्स का भी देखिए कि चना जो है, आप जानते ही हैं कि चना उसको दिया जाता है, और भी वो भूसे वगैरह उनको ग्रीन जो रहते हैं, ग्रीन पत्ते वगैरह हो गए, घास हो गए, ये सब उनको दिया जाता है। तो जो रेसिंग वगैरह के लिए जो घोड़े होते हैं उनके लिए भी अलग से फूड आता है, ताकि वो उनको क्या करें, पैरों को मजबूती दें। और एक बात आपको और बताऊं घोड़े के बारे में, जो हॉर्स होता है वो कभी भी बैठता नहीं है, हमेशा खड़ा रहता है। तो बोलते हैं ना कि अगर घोड़े जैसे आपको ताकत चाहिए, आप दौड़ें अच्छा, तो आप चना खाइए। तो जो चना है वो प्रोटीन होता है उसमें, तो प्रोटीन इनको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हॉर्स जो हैं ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो एनर्जी के लिए आपको क्या है, प्रोटीन भी बहुत ज़रूरत है, जिससे कि उनका जो मसल्स वगैरह है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सकें। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉर्स का। अब हमारे दो बच जाते हैं, एक डॉग है और एक हमारा सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हेंस कॉक्स वगैरह हैं, वो आपको दिख रहा है। तो सेंटर वाला तो आप देख के समझ ही रहे हैं कि ये एक पोल्ट्री फार्म का आपको सीन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि देखिए मैंने आपको बताया था कि खाने की लिए उनकी फीडिंग जो बॉटल्स वगैरह होते हैं पानी के लिए, वो टांग दिए जाते हैं छोटे छोटे प्लेट्स में। इस तरह से इन लोगों को खाने को दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और लाइट्स वगैरह इनको, मतलब एक इनको हीट भी थोड़ी चाहिए होती है, बिल्कुल ये ठंडे में नहीं रह सकते, तो थोड़ा उजाला भी चाहिए और थोड़ी हीट भी चाहिए। तो इनको जैसे खासकर सर्दियों के मौसम में इनको बल्ब लगा के रखा जाता है इनके रूम्स में, तो जिससे कि ये क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म फील करते हैं, जिससे कि ये मतलब ज़िंदा रहने में इनको ये मददगार होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और देन लास्ट आपका डॉग है। तो जो भी डॉग अपने घरों में पालते होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो डॉग फूड है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। आप पेट शॉप में जाइए, आपको तरह तरह के वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर छोटा कोई डॉग है, मतलब पप्स वगैरह आपने रखा हुआ है, तो उसके लिए अलग फूड आता है, और थोड़ा अगर बड़ा है तो अलग आता है। और डॉग्स की अलग अलग जो वेराइटीज़ होती हैं उनके लिए भी फूड भी अलग अलग वेराइटी के आते हैं। तो ये हो गया। और जंगली जो होते हैं वो तो कार्निवोरस होते हैं, मांस खाते हैं, तो वो अपना खुद शिकार करते हैं जंगलों में, और खुद जो उनको शिकार में मिलता है वो खाते हैं। तो इस तरह से ये तो मैंने जो आपको दिखाया, ये उन फूड्स की बात हो रही है जो अगर हम उनको पाल रहे हैं तो उनको प्रोवाइड कराते हैं, है ना। जंगलों में तो ऐसा होता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो खुद भी शिकार करते हैं और अपने हिसाब से जो उनको मिलता है, कभी उनको ज़्यादा भी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन अगर हम पालते हैं तो उनको एक रेगुलर फीडिंग हम देते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी मैंने आपको एनिमल्स दिखाए, इस तरह से इनको खाना दिया जाता है। तो फूड का इनका इस तरह से है। अब हम देखेंगे कि पशुपालन का उद्देश्य क्या होता है। पशु तो हमने पाल लिया, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या कारण है, पशु को पालने का उद्देश्य क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं कि एनिमल रेयरिंग हम क्यों करते हैं, एनिमल इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि हम पशुओं को पालते हैं। सबके उद्देश्य अलग अलग होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके एक ही उद्देश्य होंगे, बट अगर आप कोई पशु पालते हैं, मान लीजिए आपको मौका मिलता है कि आप कोई पशु पालें, ठीक है, तो आप कौन सा पशु पालेंगे और आपका उद्देश्य क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ कि अगर मुझे कभी मौका मिलता है कि मैं किसी पशु को पालूँ, तो मैं गाय पालना चाहती हूँ। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं एक गाय पालूँगी, गाय की सेवा करूँगी। और गाय को पालने का मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि एक तो ये बहुत शुभ होती है, गाय घर पे रखना बहुत शुभ होता है, इसलिए मैं उसको पालूँगी। और मुझे क्या मिलेगा, उससे दूध मिलेगा, जिससे कि मेरा अपना जो फुलफिलमेंट करना है वो मेरा होगा घर में। तो मैं गाय इसलिए पाल रही हूँ कि मुझे घर में एक शुद्ध वातावरण मिलेगा, और मैं उससे दूध निकालना चाह रही हूँ कि भाई मुझे दूध मिलेगा। मैं थोड़े ज़्यादा अमाउंट में अगर पालती हूँ तो मैं वो दूध को सेल भी कर सकती हूँ, तो वह मैं अपना फर्म खोल सकती हूँ और बिज़नेस खड़ा कर सकती हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा मोटो है काम करने का। तो इस तरह से आप लोग भी शो करेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस एनिमल को पालना चाहते हैं। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आज आप लोगों का क्वेश्चन है। थोड़ी देर मैं वेट कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं मेरे साथ
मुझे बताते हैं कि आप लोग भी हाँ मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये देख के सुन के कि आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है। कमेंट एक्चुअली थोड़ा लेट मुझे मिलता है, बट आप लोग फिर भी कमेंट करिए, शॉर्ट में करिए, नाम लिखिए एनिमल का और उद्देश्य आप लिखिए। अवनी जी ने लिखा है रैबिट, मुझे मिल गया। और आपको उद्देश्य भी लिखना था, ऑब्जेक्टिव क्या है आपको रैबिट पालने का, आपका क्या ऑब्जेक्टिव, आप क्यों चाहते हैं। चलिए जब तक कमेंट मेरे पास आता है तब तक आगे हम बढ़ते हैं। तो जो रेयरिंग होती है, रेयरिंग मतलब उनको पालना, ठीक है, पालतू बनाना, उसको कहा जाता है रेयरिंग। तो एनिमल्स की जो रेयरिंग होती है, रेयरिंग इज़ टू मेक द लाइव स्टॉक यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस, मतलब बहुत सारे हमारे उद्देश्य होते हैं। अवनी जी ने लिखा है कि आई लाइक इट, मतलब आप उसको पेट बना के रखना चाहती है, दैट इज़ द रीज़न ना, कि आपको वो पसंद है, आपका उद्देश्य ये है कि वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे होते हैं, तो आप उनको पालना चाहती हैं और आपको वो अच्छे लगते हैं। आपका उद्देश्य है कि उनको एज अ पेट एनिमल यूज़ करें। और मेरा उद्देश्य था, जो अब थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट भी इसको कर देती हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि देखिए इनका उद्देश्य क्या है कि वो रैबिट को पालेंगी और उनको पाल करके, मतलब उनको वो अच्छा लगता है इसलिए पालेंगी। रैबिट उनको कुछ देगा नहीं, बस वो खुश होंगी, है ना, तो वो उनका पेट कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, एक काऊ का दिया था कि मैं काऊ पालूंगी और मेरा उद्देश्य ये था कि मैं उसके दूध को बेचूंगी और अपना फर्म एक डेवलप करूंगी, एक बिजनेस खड़ा करूंगी। तो मेरा उद्देश्य क्या हो गया कि उससे मैं प्रॉफिट गेन कर रही हूँ उस एनिमल को पाल के। तो मैंने उनको क्या वो मेरा क्या हुआ, डोमेस्टिक हो गया, क्योंकि उससे मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। और इन्होंने कहा कि इनको पसंद है इसलिए पाला है, तो ये पेट एनिमल के उस कैटेगरी में आएगा। और मेरा जो गाय जो मैंने रखा है वो डोमेस्टिकेट मैंने किया है, डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गया, ये भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी इसके बारे में भी। तो तब तक हम पशुपालन के अब उद्देश्य को एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो एनिमल्स को हम पालते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मोटो होते हैं, हमारे अलग अलग हमारी इच्छाएं होती हैं कि भाई हम इसलिए इस पशु को पालें या इस पशु को नहीं, ये वाले पशु को हम पालें। तो ये अलग अलग इसके रीज़न्स होते हैं, सबके रीज़न अलग हैं। तो जिनमें से कई जो हैं उनका जो रीज़न होता है वो इकोनॉमिक एक वैल्यू होता है। कई लोगों के पास उस चीज़ का जो एनिमल का वैल्यू है वो इकोनॉमिक वैल्यू होता है, मतलब वो आर्थिक रूप से उसको सक्षम चाहते हैं कि मतलब हम इसको अगर पालते हैं तो हम हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा हो जाएगा, उसके हम दूध बेचेंगे या कोई भी तरह का इस तरह से हम एनिमल पाल रहे हैं। तो उसका जो उद्देश्य होता है, एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, रीज़न होता है या मोटो आप कह सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे यूज़ कर लिए हैं, ये एग्ज़ाम में घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, इसलिए मैं जितने वर्ड्स होते हैं कोशिश करती हूँ कि आपको सब बताऊँ ताकि आप कंफ्यूज मत होइए। तो इनको पालने का यही है कि हमको कभी कभी क्या होता है, हम अपने शौक से भी पाल रहे हैं और कभी कभी हम उनके इकोनॉमिक वैल्यू के कारण, आर्थिक उनका कोई मूल्य है, उनसे हम कुछ हमको बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमिकली, उसके लिए हम उसको पालते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसलिए क्या होता है कि देखिए अगर आप गांव में जाते हैं ना, तो अगर वो मैंने जैसे काऊ का एग्जांपल आपको दिया, तो गांव में बहुत यूज़फुल होती है काऊ, क्योंकि वहाँ क्या होता है वो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में गोबर के खाद की ज़रूरत होती है, तो वो खाद को भी यूज़ कर लेते हैं, काऊ का जो डंग होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद वो मतलब वो भी वेस्ट नहीं जाता है और गाय का दूध भी उनको मिलता है, और जो उन्होंने फसलें वगैरह लगाई हैं उनमें से जो चारा निकल जाता है वो भी गाय को देने के काम आता है। कुछ उनको खरीदना पड़ता है और बाकी चीज़ें उनको अपने खेत से ही मिल जाती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डबल प्रॉफिट हो जाता है उनको। तो ज़्यादातर हम ये गाँव में ही देखते हैं इन चीज़ों को कि वो गांव में एक गाय भी पाल के रखते हैं, तो ये फ़ायदा करता है उनको, दोनों तरह से दोहरी उनको जो है बेनिफिट दिलाता है। तो जो फर्म वगैरह कोई खोलते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, किसी भी तरह का है, तो अगर एनिमल को लेके फार्म खोल रहे हैं तो कई बार उनको दोनों तरफ से मतलब आय मिलती है, इनकम होता है उनका, और कई बार जो है रोज़गार दूसरों को भी वो दे पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फ़र्म का जो एग्जांपल दिया, मान लीजिए मेरी फ़र्म मैंने स्टार्ट तो किया था 4 गायों से, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गायों की संख्या मैंने बढ़ा ली, मेरे गाय जो हैं वो बढ़ गए।
मान लीजिए 4 से वो गायें जो है अब 20 हो चुके हैं, 20 हो गए काउस। तो अब वो 20 जो गाय हैं उनकी अकेले मैं देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, उतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं उतनी गायों की देखभाल करूँ, फिर उनके दूध निकालना है, उनको सेल भी करना है। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, कुछ लोग ऐसे चाहिए जो मेरी मदद करें। तो मैं लेबर्स रखूँगी जो गाय की देखभाल करेगा एक, और उसको टाइम पे खाना पीना देगा, नहलाना धुलाना भी होता है उनको। फिर उनके जो डंग्स होते हैं, काऊ का जो गोबर होता है वो भी फ्रिक्वेंटली उन लोग काफ़ी करते हैं, उसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्लीनिंग में भी इम्पोर्टेंस चाहिए कि भाई कोई अच्छा इंसान हो जो ये सारे काम कर सके, तो हम लेबर उसके लिए रखते हैं। तो किसी एक इंसान को हमने क्या दिया, रोज़गार दे दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दिया उनको, है ना, रोज़गार उनको प्रोवाइड करा दिया, उसको मिल गया काम। उसके बाद क्या होता है कि अब इतना दूध हो गया है कि मैं अकेले सेल नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे और भी, मैंने सोचा है कि कुछ और काम बढ़ा लूँ। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैंने एक आदमी और रख लिया, लेबर एक और रख लिया कि भाई आप दूध बेचिएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि मैंने खुद के लिए भी एक फाइनेंशियल अपना स्टैंड बना लिया, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, और 2 लोगों को भी मैंने काम दिया। तो ये देखिए, उद्देश्य आपके कभी शुरू होते हैं छोटे एम लेके आप स्टार्ट करते हैं, कभी कभी वो उद्देश्य धीरे धीरे समय के साथ बड़े भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं उद्देश्य होते हैं जो एनिमल्स को पालने के पीछे होते हैं। उसके बाद कई लोग जैसे सर्कस में रखते हैं, ये अब तो उतना इस चीज़ को मतलब सरकार भी मान्यता नहीं दे रही है, क्योंकि उसमें काफ़ी उनको हरासमेंट झेलना पड़ता है एनिमल्स को। तो कई जगह तो बैन भी हो जाता है कि सर्कस में आप एनिमल नहीं रख सकते। तो वहाँ पे भी सर्कस में जो एनिमल पाले जाते थे वो इसीलिए पाले जाते थे कि वो उनको शो दिखा पाएँ लोगों को। एनिमल डांस करके दिखा रहा है, बॉल के साथ खेल के दिखा रहा है, टाइगर है, लायन है, कई तरह के बर्ड्स हैं, तो उनको काफ़ी मतलब सताया भी समझ लीजिए जाता था, क्योंकि उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको मारा पीटा भी जाता था। तो ये कई जगह इस चीज़ को अब मनाही हो गई गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको एनिमल्स को इस तरह से सताना नहीं है। तो ये भी एक उद्देश्य है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो भी उनका एक उद्देश्य था कि वो पैसा कमा पाएँ। फिर आप देखते होंगे कि जो पहले अब तो बहुत कम हो गया है, पहले सांपों को लेके सपेरे घूमा करते थे कि भाई नाग पंचमी है तो वो लेकर के आ जाते थे, कुछ पैसे कमा लेते थे। और फिर बंदरों को लेके आते थे, और मदारी जो है रहते हैं, आपने सुना ही होगा, देखा होगा छोटे में, तो वो बंदरों को लेके आते थे, तो वो उनका नाच दिखाया करते थे। तो इस तरह से अलग अलग लोग जो हैं उनके पास अलग अलग उद्देश्य होते हैं किसी भी एनिमल्स को पालने के। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको खुद भी पता होंगे, और मैं जो मुझे याद आते जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ। तो ये तो एनिमल को पालने के हो गए उद्देश्य। ठीक है, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है कि जानवर हमें क्या क्या देते हैं। तो देखिए, एनिमल्स के बिना तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि मतलब अब जैसे एक घर में अगर एक छोटा बच्चा है तो माँ को सबसे पहले ज़रूरत रहेगी कि मुझे भाई मेरे बच्चे के लिए दूध मिल जाए कहीं से। तो ये सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि दूध की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मतलब लोग इसके लिए वो रहते हैं, वरीड रहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा गाय का दूध मिल जाए, या जो भी है। और जैसे गोट का भी जो दूध होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी वो भी होता है। तो काऊ का हो गया, गोट मिल्क हो गया, देन आपका बफेलो का हो गया, इवन ऊँट का भी मिल्क होता है जो वहाँ के लोग पिया करते हैं। राजस्थान वगैरह के लोग जो हैं वो ऊँट के भी दूध पिया करते हैं, ऊँटनी जो होती है वो दूध देती है, उसको पिया करते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम देखें कि वो हमको क्या क्या देते हैं, तो फूड के बहुत सारे सोर्सेस हैं। उसके अलावा हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी वो देते हैं। तो मैं पहले तो खाने की चीज़ों की बात आपसे कर लेती हूँ कि वो हमको क्या क्या खाने की चीज़ें देते हैं। तो देखिए, मीट, मिल्क एंड एग्स आर एग्जाम्पल ऑफ फूड्स डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल रिसोर्सेज। जहाँ से हमको एनिमल से जो हमको सोर्स, एनिमल के जो सोर्स है वहाँ से हमको क्या क्या मिल रहा है, मांस, दूध और अंडे, मिल्क, मीट एंड एग्स, ये हमको मिल रहा है। तो कई सारे जानवरों के लोग मीट्स भी खाते हैं, ये आप सभी जानते हैं, जैसे hen हो गया, आपका गोट हो गया, इवन मैंने तो सुना है कि रैबिट्स के भी लोग खा जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके खा लेते हैं लोग। और मिल्क जो है मैंने आप लोग को बताया कि काऊ मिल्क होता है, गोट मिल्क होता है, आपका बफेलो का होता है, और फिर कई ऐसे और जानवर हैं, जैसे मैंने आपको ऊँट का एग्जांपल दिया तो इनके होते हैं। फिर एग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आप hen के खाते ही हैं, आपको पता ही, जो नॉनवेज लेते हैं उनको पता ही रहेगा। और उसके अलावा डक के भी जो होते हैं ना एग्स, वो भी बिकते हैं, वो भी मार्केट में आते हैं कि कई लोग खाते हैं उसको भी, डक के भी।
तो ये सब एग्स जो हैं ये इस तरह के जो फूड है ये हमको एनिमल से मिलते हैं। आपको पेड़ों पे तो नहीं मिलेंगे ये चीज़ें। सम एनिमल्स कैन प्रोवाइड मोर देन जस्ट वन फूड प्रोडक्ट, मतलब कुछ कुछ एनिमल जो होते हैं एक से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट हमको देते हैं। तो एक ऐसे एनिमल का नाम बताइए जो हमको एक से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते। एनिमल एक ही है लेकिन हमको दो तरह के प्रोडक्ट उससे मिलते हैं। ऐसे किसी एनिमल का नाम बताइए जिस एनिमल से हमको दो तरह के फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, ये आप बताइए। एनिमल एक ही होगा लेकिन हमें वो फूड के जो प्रोडक्ट हैं वो दो तरह के हमको प्रोवाइड कराएगा। थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिर हम आज अगर एक बार पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको याद रहती हैं। हम देखते हैं मैसेजेस में, कमेंट्स में, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो याद रहती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो एनिमल है, आगे बढ़ते हैं कि जो एनिमल है एक ही एनिमल होता है लेकिन वो दो तरह के फूड हमको प्रोवाइड करता है। वो है चिकन जिसको कहते हैं, मतलब मुर्गी। मुर्गी जो है वो हमको, यस रूपाली जी ने कहा हैन, अब आ गया इनका। रूपाली जी ने कहा हैन। एक्चुअली कमेंट लेट मुझे मिलता है बट ठीक है, राइट आंसर है। क्योंकि हैन जो है ऐसी होती है एनिमल जो हमको अंडे भी देती है और हैन के जो मांस होता है उसको भी खाया जाता है। तो मांस भी मिल रहा है उससे और अंडे भी मिल रहे हैं। इसी तरह से एक और भी मैं आपको एनिमल बता सकती हूँ, वो है गोट। गोट का मिल्क भी पिया जाता है और उसको खाते भी हैं। और इस तरह से बड़े जो एनिमल्स होते हैं कई लोग उनको भी खाते हैं, जो कि कई बार बैन भी किया है, आप सभी जानते हैं इस बारे में। तो ऐसे कई एनिमल्स होते हैं जिनसे हम दोहरी तरह से हम फूड, हम मतलब दो दो फूड्स हमको आइटम मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बट ऑल्सो एग फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड मतलब जैसे देखिए क्या होता है कि कोई लोग चिकन भी खाते हैं, कोई लोग एग भी खाते हैं, और कई लोग क्या सिर्फ एग भी खाते हैं और वो चिकन नहीं भी खाते। तो इस तरह के भी मतलब रहते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के फूड आइटम्स ले रहे हैं। एन एनिमल दैट कैन प्रोड्यूस टू फूड प्रोडक्ट्स इट्स ऑफन कॉल्ड ड्यूअल पर्पस एनिमल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जो एनिमल हमको, एनिमल एक होता है और हमको उससे दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूअल पर्पस एनिमल, मतलब दोहरे उद्देश्य वाला जानवर। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले, हम कह नहीं सकते, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको मालूम होनी चाहिए। ड्यूअल पर्पस मतलब उससे क्या कर रहे हैं, हम दोहरे उद्देश्य निकल रहे हैं हमारे, हम उसका एग भी खा ले रहे हैं और हम उसका मांस भी खा ले रहे हैं, तो ये हैन हो गई। हम उसका दूध पी ले रहे हैं और उसका मांस भी खा ले रहे हैं, ये एक गोट हो गई। तो इस तरह से ये डुअल पर्पस मतलब दोहरे उद्देश्य वाला जानवर होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट से आप नोट डाउन करते जाइए और आगे बढ़ते हैं। कौन से जानवर हमें उपयोगी चीज़ें देते हैं? विच एनिमल गिव्स अस यूजफुल थिंग्स? कौन कौन से जो एनिमल्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और वो जो यूज़फुल एनिमल है ना, उन्हीं को हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब उन्हीं को हम पालते हैं, रेयरिंग करते हैं उनकी, उनको पालतू बनाते हैं और वो इजीली पालतू बनते भी हैं। क्योंकि आप देखिए शेर को आप पकड़ के ले आएंगे तो वो पालतू जल्दी नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल से बनेगा। और कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई हाइना को लेकर, लकड़बग्घा जो है उसको कोई पालतू बना रहा है, क्योंकि उससे हमारा कोई उद्देश्य नहीं निकलेगा, ना वो दूध देगा ना उसके मीट कोई खाएगा। तो इस तरह से उससे हमारा कोई जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व नहीं हो रहा है ना, कोई उद्देश्य हमारा पूर्ति नहीं हो रहा है उससे। तो इस तरह के कई एनिमल होते हैं जिनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। कैमल, हॉर्सेस, एलिफेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए कैमल हो गया जो कि आपको डेजर्ट में दिखाई देगा, वहाँ बाकी और एनिमल सब फेल हो जाते हैं, वहाँ कैमल ही काम आता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग उस पर सवारी करके जाते हैं। हॉर्स हो गए, हॉर्स की भी सवारी होती है, घोड़े गाड़ी भी होती है, और एलिफेंट में लोड्स वगैरह भी इधर से उधर ले जाया जाता है, हाथियों की लोग सवारियाँ भी करते हैं। तो ये मोस्टली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम खुद बैठ के भी जाते हैं। पहले के राजा महाराजाओं को भी आपने देखा होगा, जो राजस्थान वगैरह में रहने वाले राजा जो थे
वो ऊँटों की सवारी किया करते थे, वो शान की बात हुआ करती थी। घोड़ों पे वो क्या करते थे, युद्ध लड़ा करते थे। कहीं जाते थे शिकार पे तो घोड़ों पे जाया करते थे। और एलिफेंट की सवारी भी बहुत रॉयल सवारी मानी जाती है, मतलब राजा लोग किया करते थे पहले। उसको बहुत सजाया धजाया जाता था और उसके बाद उस पर राजा जो है वो बैठते थे। तो ये सब क्या है, बहुत पुराने समय से चला रहा, अभी का ये नहीं है, ये बहुत पुराने समय से लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और कई जगह हम देखते हैं कि हाथियों से जो है भारी भारी चीज़ें जो है वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखवाई जाती हैं। तो ये डुअल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब लोग भी बैठते हैं उस पर और सामान भी ढोवाते हैं। फिर जैसे डोंकी वगैरह हो गया, ये भी सामान वगैरह ढोने के लिए आप जानते ही हैं कि उसका यूज़ किया जाता है। तो सम इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिकेट एनिमल जो होते हैं, डोमेस्टिकेटेड मतलब उनको क्या किया जाता है, किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए पाला जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है उनको। तो वो एनिमल होते हैं डॉग्स, कैट्स, शिप्स, गोट्स। ये सब क्या करते हैं हमको, डॉग्स कई लोग पालते हैं, क्यों, मैंने बताया था गार्ड करने के लिए। तो गार्ड करने के लिए अगर हमारा उद्देश्य है, दैट इज़ डोमेस्टिक एनिमल। और अगर हम उसको प्यार से रखने के लिए ऐसे ही घर में पाला है कि आपको बहुत अच्छा लगता है खेलना, तो फिर वो आपका पेट है। कई लोग कैट पालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पेट एनिमल। शिप रखा जाता है, शिप लोग रखते हैं, बहुत सारे शिप पालते हैं एक साथ। तो वो उनका उद्देश्य क्या होता है, शिप से आपको पता ही है कि बहुत सारा वुली आइटम जो है वो शिप के बालों से ही बनाया जाता है, तो ऑब्वियस है कि वुल निकलता है। गोट का मैंने आपको लास्ट बता ही दिया था कि भाई उसका मीट भी यूज़ किया जाता है और उनका मिल्क भी यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट फिश इज़ आर रेयर्ड, मतलब फिशों को, जो मछलियों को पाला जाता है। फिशेस आर रेयर्ड एंड यूज फॉर फूड, फिश ऑयल, मैन्योर, ग्लू एंड सम इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल पर्पसेज। देखिए फिश जो है ना, ये भी ड्यूअल पर्पस में आ जाएगी, ड्यूअल से ज़्यादा ही पर्पसेज इसके तो हैं, क्योंकि फिश जो है लोग खाते भी हैं, खाने के लिए काम आता है, फूड आइटम हो गया। फिश से ऑयल भी बनता है, या आपने सुना होगा फिश ऑयल, कई बार ऐड वगैरह में देखा भी होगा कि फिश ऑयल होता है। मैन्योर मतलब कई तरह के खाद बनाए जाते हैं। उसके बाद ग्लू मतलब होता है गोंद, ठीक है, तो उसके मछलियों से गोंद भी बनता है। और कई सारे जो मेडिसिनल जो पर्पसेस हैं वो भी सॉल्व होते हैं। कई सारी दवाइयाँ भी मछली से बनाई जाती है, अलग अलग तरह की मछलियाँ आती हैं, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक्चुअली मछलियों के भी बहुत टाइप्स हैं, अगर हम डीपली जाना चाहें तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं कितने पार्ट्स बन जाएंगे एनिमल्स में। लेकिन आपको जो अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको मैं लेकर के आ रही हूँ, तो अगर हम डीप में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको और पता चलेंगी। तो फ़िश जो है वो भी एक तरह से ड्यूअल पर्पस वाला ही एनिमल होता है, क्योंकि फ़िश को हम खाने में भी यूज़ लेते हैं। फ़िश का जो ऑयल होता है वो फ़िश से बनाया जाता है, फ़िश ऑयल। मैन्योर बनता है, मतलब खाद बनता है। गोंद हमें मिलता है, मतलब ग्लू मतलब गोंद। और मेडिसिनल जो पर्पज़ होता है वो भी सॉल्व होता है, मतलब कई तरह की उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं। हॉर्सेस, डंकीज़ एंड एलिफेंट्स आर यूज फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। मैंने आपको बता ही दिया था कि जो हॉर्स होते हैं, घोड़ा गाड़ी बनाई जाती है, खींचते हैं वो, तो कई लोग उससे कमाई करते हैं। फिर आपके एलिफेंट हो गया, उससे भारी चीज़ें उठवाते हैं। और जो आपका डंकी हो गया, डोंकी जो आपका हो गया, गधा जिसको कहा जाता है, वो भी आपका माल ढोने के काम में आता है, बोझ ढोने के काम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे जो जानवर हैं जो हमको उपयोगी चीज़ें देते हैं उनके बारे में आपको मैंने बता दिया है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूड चेन। ये आपको मालूम होना चाहिए कि फूड चेन जो है वो स्टार्ट देखिए हमेशा पौधों से स्टार्ट होता है। तो छोटे छोटे पौधे हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ पुटूज़ वगैरह भी हैं जिनको कहा जाता है कुकुरमुत्ते जो कहा जाता है, बरसातों में उगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं इस तरह से एक देखिए साइकिल चलता है। तो इसमें साइकिल में क्या होता है कि जो सबसे छोटा एनिमल होता है जिसमें ग्रास हॉपर है, प्राइमरी ये होता है कंज्यूमर, मतलब सबसे पहले पौधों को ये खाता है। सेकेंडरी उन ग्रास हॉपर्स को जो फ्रॉग्स होते हैं वो खा लेते हैं, दैट इज़ सेकेंड कंज्यूमर। फिर टेरिटरी कंज्यूमर जो होते हैं वो थर्ड नंबर के जो हो जाते हैं वो। और एपेक्स प्रेडिटेटर जो होते हैं जैसे कि आउल हो गए, वो फोर्थ नंबर में आते हैं। तो इस तरह से देखिए एक सिलसिला चलता रहता है कि ये जो है इस तरह से एक दूसरे को खाते रहते हैं। प्लांट्स को खाए, ये इसको खाया, वो उसको खाया। फिर जब ये लास्ट में जैसे आउल हैं, ये जब मर जाते हैं तो उनसे फिर छोटे छोटे इस तरह से वहाँ पे मरे हुए जगहों पे छोटे छोटे और भी कीड़े हैं वो उनको खाते हैं। फिर नहीं तो इस तरह से पुटूज़ वगैरह वहाँ पे निकल आते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है। इसी को कहा जाता है फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। क्या कहा जाता है इसको? फूड चेन
या खाद्य श्रृंखला, जिसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता जो है, तृतीय, इस तरह से ये सारे लोग आ जाते हैं। और नेक्स्ट आप जो फोटो है इसमें भी देख सकते हैं कि फूड चेन को देखिए 3 टाइप से दिखाया गया, 3 लेवल वाले होते हैं। एक तो जिसमें ओनली 3 एनिमल्स हैं, ये एक रैट है जो कुछ पौधे वौधे खा लिया और आउल ने उसको खा लिया, तो यहाँ ये 3 लेवल में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कुछ होते हैं जो 4 रहते हैं, तो ये 4 इसमें एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपको कि एक कैरोट है जिसको रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, देन फॉक्स को लायन ने खा लिया। तो ये एक तरह की खाद्य श्रृंखला आपकी बनती है जिसमें 4 लोग होते हैं। तो लायन सबसे बड़ा है, लास्ट में क्या होगा कि एक टाइम के बाद लायन जो है वो मर जाएगा। उसी तरह से आउल भी है जो लास्ट में मर जाएगा, क्योंकि इनका क्या है कि इनका शिकार और कोई नहीं कर रहा है। ये लास्ट जो प्रेडिटेटर जो होते हैं वो हुए, लास्ट जो हमला करने वाले जो शिकारी हुए ये हो गए। इनको अब कोई नहीं खाएगा, ये सीधे क्या होंगे, एक टाइम के बाद मर जाएंगे, और मर के क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे मिट्टी में, और अगेन मिट्टी में मिलके फिर ये पौधों के लिए खाद का काम ही करेंगे। तो इस तरह से ये सिलसिला एक चलता रहता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि जो कैरोट है उसको रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया और फॉक्स को लायन ने खाया। तो ये 4 इसमें चेन जो है 4 मेंबर्स की बनी। लास्ट जो आपका होता है उसमें 5 लेवल होती हैं, 5 उसमें दिखाई पड़ रहे हैं आपको। सबसे पहले ग्रास है, प्लांट से ही ये स्टार्ट होगा, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि प्लांट से ही स्टार्ट होगा। देन ग्रास होपर, फ्रॉग, फिर पाइथन, कोई भी स्नेक, एनी स्नेक, पाइथन ज़रूरी नहीं है, ईगल। तो ये इसने इसको खा लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा फूड चेन है इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो ये 3 लेवल का आपको मैंने दिखाया कि एक फर्स्ट में 3 मेंबर्स हैं, सेकंड जो है आपके 4 मेंबर्स से कंप्लीट होता है, और जो लास्ट है वो 5 मेंबर्स से कंप्लीट होता है। तो इस तरह से फूड चेन अलग अलग तरह के बनते हैं जंगलों में, जहाँ जैसे एनिमल्स होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें से मैं लायन को हटा देती हूँ, जो हमारा सेकंड वाला है ना, इसमें से मैं लायन को हटा देती हूँ, तो फॉक्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर जो रैबिट्स हैं वो चैन से नहीं जी पाएंगे, वो सारे रैबिट्स खा जाएंगे फॉक्स, क्योंकि फॉक्स को खाने वाला कोई नहीं है, तो फॉक्स की संख्या बढ़ जाएगी और वो सारे रैबिट्स खा जाएंगे। तो अब फॉक्स तो कैरोट खा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा फिर। तो ये चेन जो है इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर चेन में से कोई एक हट जाता है तो फिर पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि सबसे ऊपर वाला अगर हम देखें, इसमें 3 ही लोग हैं, लेकिन मैं इसमें से अगर प्लांट को हटा देती हूँ तो वो चूहा क्या खाएगा, उसकी संख्या कम हो जाएगी, तो फिर आउल भी क्या खाएगा। तो ये कोई भी एक को अगर हम हटा देते हैं तो ये चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। लास्ट वाला भी हम देखते हैं कि जो अगर हम फ्रॉग को बीच से हटा देते हैं चेन में से, तो हमारे पास 4 मेंबर्स बचते हैं। जैसे ही हमने फ्रॉग को हटाया तो जो ग्रास होपर है ना, उनकी जो नंबर ऑफ ग्रास होपर से वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे, और वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि स्नेक उनको, मतलब एक तो वो बहुत छोटा है, जिस तरह से फ्रॉग कूद कूद के उसको पकड़ के खा लेता है उस तरह से स्नेक नहीं खा पाएगा, और खाएगा भी तो एक ग्रास होपर से उसका पेट भी नहीं भरेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा कि ग्रास होपर इंक्रीज़ हो जाएगा, वो सारे पौधे खा जाएगा, तो ग्रास होपर को खाने वाला कोई नहीं है, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर स्नेक नहीं रहेगा तो फ्रॉग्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको कि ईगल इतना खाएगा नहीं। ईगल किसको खा रहा है, स्नेक को खा रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये 5 मेंबर्स हैं, जिनमें से अगर हम किसी एक को भी हटाते हैं तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है वो मैंने आपको जो बताया उसी के बारे में इसमें लिखा है, द फूड चेन डिस्क्राइब हु ईट्स होम। मतलब ये फूड चेन जो है आपको ये बताता है कि कौन किसको खाएगा, ठीक है। फ्रॉम वन कॉल, जैसे एल्गी है, एल्गी जो है, एल्गी मतलब होता है काई, जिसको हम शैवाल भी कहते हैं, ठीक है, जो पानी में लग जाती है एल्गी। तो उसको क्या है कि जाइंट ब्लू व्हेल खा रही है। अब समुद्र में आप देखिए कि बहुत सारी एल्गी मिल जाएगी आपको, बहुत जगह काई लगी हुई मिलेगी, उसको व्हेल्स खा रहे हैं, तो उनको खाने की ज़रूरत है, वो उसको खा के वो पेट भर रहे हैं। तो ईच फूड चेन, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फूड चेन भी होता है। तो ईच फूड चेन इज़ अ पॉसिबल पाथवे दैट एनर्जी न्यूट्रिएंट कैन फॉलो थ्रू द इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम को हमारे क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। इसको मैं एक बार हिंदी में आपको बता देती हूँ कि जो खाद्य श्रृंखला है वो बताती है कि कौन किसको खाएगा जंगल में। जैसे कि एक कोशिका वाले शैवाल से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक प्रत्येक जीवित वस्तु को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वो उसको खाती है। ब्लू व्हेल जो है वो काई भी खा रही है और अदर एनिमल्स को भी खा रही है। तो इनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हर किसी जो भी जिंदा है उनको भोजन की आवश्यकता होगी ही। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला एक
संभावित मार्ग है जिसका परितंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व अनुसरण करते हैं। मतलब इनमें आपको उनको ऊर्जा भी मिलेगी और वो क्या करेंगे, पोषक तत्व भी उनको देंगे, है ना। और उदाहरण के लिए जैसे कि हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि घास सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेती है और एक खरगोश क्या करता है, घास को खाता है। तो ये आगे आप फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस पढ़ेंगे जब आपका प्लांट वाला शुरू होगा। अभी एनिमल का एक पार्ट, आपका लास्ट पार्ट और रहता है जो कल मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, उसमें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपका प्लांट जो है वो टॉपिक शुरू हो जाएगा। उसमें आप लोगों को ये जो भोजन बनाने का जो प्रोसेस है, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो मैं आपको क्लियर कट फिर उसमें बताऊंगी। तो घास जो है उसको कौन खाता है, खरगोश। मतलब डिसाइडेड है कि कौन किसको खाएगा, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक चेन की तरह चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं फूड चेन, क्योंकि ये खाते हैं एक दूसरे को। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि बटरफ्लाई का मैं आप लोगों को एक बार लाइफ साइकिल बता दूंगी। ईजी है बहुत ज़्यादा कि एक बटरफ्लाई जो है छोटा सा एक स्टार्टिंग देखिए आपका है वो पत्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, लीफ जो आपको दिख रहा है, उस पर एक छोटे से अंडे के रूप में उसका जन्म होता है और अंडे के बाद वो एक छोटी सी इल्ली की तरह बन जाती है, कीड़े की तरह बन जाती है और फिर अपना कुकून बना लेती है, अपने चारों ओर एक कवर बना लेती है, शेल बना लेती है। उसमें एक उसका फिक्स टाइम होता है कि वो प्रॉपर टाइम तक उस शेल के अंदर में ही रहती है और फिर वो शेल थोड़ा ग्रोथ करता है। देन उसमें धीरे धीरे उसके जो विंग्स हैं वो डेवलप होते हैं, थोड़े और भी डेवलप होते हैं और जब वो प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, कंप्लीट जब डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो एक बटरफ्लाई के रूप में हमारे सामने आ जाती है। और ये बटरफ्लाई आपको बहुत इजीली दिखाई देती होगी अपने आसपास। इसका नाम है मोनार्च बटरफ्लाई, बहुत ज़्यादा ये कॉमनली दिखाई देती है। तो ये मोनार्च बटरफ्लाई का मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये जिसका लाइफ साइकिल होता है ये इस तरह से शुरू होता है कि एक अंडे के रूप में होता है इल्ली, फिर अपना कुकून बनाती है और फिर अपने पंख जब उनके मजबूत होते हैं तो वो कुकून से बाहर आ जाती है। तो यही जो सिल्क मॉथ वगैरह होते हैं ना, जितने भी बटरफ्लाई के टाइप के जितने भी एनिमल्स होते हैं, इनका लाइफ साइकिल इसी तरह से चलता है, ठीक है। तो क्या जानवर हमारे दोस्त हो सकते हैं? तो अभी तक हमने जो भी देखा उससे हम यही जानते हैं कि यस, जानवर हमारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं वो हमको कई तरह से सपोर्ट देते हैं। फाइनेंशियली लोग उनको पाल रहे हैं, कई लोगों को इतना प्यार होता है अपने एनिमल से कि वो इमोशनली भी उनसे अटैच होते हैं। इवन यहाँ तक देखा गया है कि कई बार अगर जो पालने वाला मालिक है वो उसको अगर कुछ हो जाता है तो एनिमल भी बहुत दुखी होता है। कई बार डॉगीज़ के साथ ये होता है कि अगर उसको कहीं छोड़ के उसके मालिक चला जाता है घूमने, तो वो रोते हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के कि मेरा मालिक मुझे छोड़ के चला गया। तो ये अटैचमेंट उनका आपस में क्या होता है, यही है भावनात्मक उनका जोड़। तो बहुत अच्छे जोड़ हमारे दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम उनकी बात भी कई बार हम समझ जाते हैं कि अरे इनको ये तकलीफ़ हो गई, ये बीमार हो गए। उसी तरह से वो भी हमारे मन की बात समझ जाते हैं कि आज हमारा मालिक बहुत गुस्से में है, आज अगर मैंने बदमाशी की तो आज पिटाई हो जाएगी मेरी। तो इस तरह से एनिमल्स जो हैं ये भी क्या है, जो उनको पालते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ, एनिमल्स जो हैं वो हमारे दोस्त हैं और एनिमल भी हमको दोस्त मानते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल कई सारे ऐसे जो इस बारे में स्टडीज़ हुई हैं एनिमल्स को लेकर के, तो वो एनिमल्स को एक फ्रेंड के रूप में वो स्टडी हमेशा क्या हुई है, यस साबित हुई है कि हाँ, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ये प्रूव हो चुका है। तो मैंने इतना सारा आपको एग्जांपल दे दिया तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई एनिमल हमारे सच में वाकई में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और पशु कल्याण हमारा क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए पशुओं को आजकल कई तरह से सताया जा रहा है। जैसे अब सर्कस वगैरह मैंने आपको बताया था कि अब तो काफ़ी हद तक बैन हो गया है सर्कस भी, क्योंकि वहाँ पे भी जो पशुओं को है बहुत सताया जाता था, जिसके कारण कि बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें बैन की गई हैं कि उनको नहीं सताना है। तो पशु जो हैं उनका पशुपालन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि अच्छे से करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। पशु कल्याण हमें इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दुनिया भर में ऐसे कई जानवर हैं जो मनोरंजन के नाम पे भोजन, दवा, फैशन, वैज्ञानिक उन्नति और विदेशी पालतू जानवरों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैसे क्या होता है ना कि कई ऐसे जानवर होते हैं जिनकी स्किन निकाल करके उनसे बैग, बेल्ट, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, शूज़ बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैन लग रहा है। कई सारे पशु ऐसे होते हैं जिनके मांस से या ब्लड से फैशन के आइटम बनाए जाते हैं, लिपस्टिक इवन बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। कई से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और खाने के काम तो आ ही रहे हैं। मनोरंजन मतलब सर्कस में वो उनको यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से वो जानवर इतने पीड़ित हो जाते हैं, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनको क्या चाहिए,
मतलब इतना एग्जॉस्टेड जो एनिमल हो रहा है उसको हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। हर जानवर एक अच्छा जीवन पाने का हकदार है, हर एनिमल को एक गुड लाइफ जीने का उसको क्या है, पूरा पूरा हक है इस चीज़ का। तो एनिमल डिज़र्व टू हैव अ गुड लाइफ, तो हमको क्या करनी चाहिए, उनका जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प हमको करनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है और नोट्स आप लोग को कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएंगे और तब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये पीजीटी टीजीटी का आपको एक बार और शो कर देते हैं कि इस तरह से हैं कोर्सेज। और फिर न्यू सीटेट की बैच भी हमारी रेडी है, चल रही है, आप लोग अधिक से अधिक ज्वाइन करिए, ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे आपको अच्छा है कि शुरू से अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और नंबर आपको शो हो रहा है, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फीडबैक अब आपको बताना है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो फीडबैक से मुझे बताते रहेंगे कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई इशू है तो वो मुझे आप कांटेक्ट इस नंबर पे आप कर सकते हैं। और मुझे अभी भी कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको अगर लग रहा है कि हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, रिपीट आप चाहते हैं तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर ऑल, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। आप लोग का दिन अभी जो बचा हुआ है वो भी अच्छा बीते, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और तैयारियों में बिल्कुल लग जाएं और बहुत अच्छे नंबरों से आप सभी पास हों। सो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। तो कल